गोंडा जिले के नवाबगंज क्षेत्र में फर्जी गेमिंग ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी में चर्चित मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस केस में नामजद किए गए हाफिज अली के भाई लियाकत अली ने पूरे प्रकरण को झूठा करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने देवीपाटन मंडल के आईजी अमित पाठक को पत्र भेज आरोपों की सच्चाई सामने लाने की अपील की। लियाकत अली ने बताया कि जिन बैंक खातों में 2.36 करोड़ रुपए के लेन देन की बात कही जा रही है, वे ट्रांजैक्शन किसी भी फर्जी गेमिंग ऐप से संबंधित नहीं है। उनका दावा है कि यह पूरी रकम ग्राम पंचायत निधि से संबंधित है, जिसे AR माइंड ऐप सप्लायर नाम की फर्म के जरिए पंचायत विकास कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे गिट्टी, मोरंग, बालू आदि की आपूर्ति एवज में प्राप्त किया गया था। उन्होंने अभी स्पष्ट किया कि फॉर्म लंबे समय से ब्लॉक में रजिस्टर्ड है और पंचायतों को नियमित रूप से सामग्री की आपूर्ति करती है। फॉर्म के बैंक खातों का संचालन अतीकुर रहमान नामक व्यक्ति करते हैं और बैंक स्टेटमेंट से भी यह लेन देन पंचायतों से जुड़ा हुआ साबित हुआ है। लियाकत अली ने जानकारी दी कि इस मामले में हाफिज अली ने प्रयागराज हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और परिवार को बेवजह फंसाने से रोका जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि फॉर्म से जुड़े मोबाइल नंबर का सिम कार्ड 18 अगस्त को कुछ कागजातों के साथ खो गया था, जिसे बाद में गोंडा के तौसीफ और तारिक नामक व्यक्तियों ने लौटाया। क्या नाम है आपका और किस प्रकरण को लेके आप हमारे सामने मौजूद हैं? मेरा नाम लियाकत अली है। हम नवाबगंज चक्रसूल के रहने वाले हैं और मेरे भाई डॉक्टर हाफिज अली को फर्जी गेमिंग ऐप में फंसाया जा रहा है। खाते की जांच कराई जाए और जो सही हो, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि जो खाते में रकम बताई जा रही है वो फर्जी है? वो अतीकुर रहमान के नाम से फर्म का खाता है। जो पैसा आया हुआ है वो एक खाता AR माइंस ब्रिक सुपर के नाम से खाता है। वो टेंडर लेती है और वो 2,36,00,000 रुपया दिखाया जा रहा है। वो पैसा जो है ग्राम निधि का पैसा है, जो एक फर्म है अतीकुर रहमान के नाम से, AR माइंस सप्लायर की प्रोप्राइटर हैं अतीकुर रहमान उस खाते के। जो खाता आप जांच कराइए, जांच करा के पता चलेगा कि यह फर्जी गेमिंग ऐप का पैसा आया हुआ है या ये निधि के ग्राम निधि का पैसा आया हुआ है। दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। तो ये जो पैसा आता था ये किस कार्य में यूज करते थे आप लोग? ये गांव के काम में यूज होता था, रोड बनने के काम में यूज होता था, नाली, सड़क, खड़ंजा और कुछ शौचालय बनता था इसमें। उनसे आप सब कुछ सामान सप्लाई करवाते थे? उससे सामान सप्लाई हम करते थे गांव में। जी, हमारे भाई डॉक्टर हाफिज अली के खाते का और अतीकुर रहमान के खाते का, दोनों खाते का मिलान करा के निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर कोई भी पैसा ऐसा आया हुआ है तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी सब सामने आ जाएगा। आपने जो इन सारी चीज़ें बताई कि उनको फर्जी ऐप के मामले में फंसाया जा रहा है गेमिंग ऐप के माध्यम से, तो क्या इसका प्रार्थना पत्र आपने उच्च अधिकारियों को दिया? जी, जिला महोदय हमने नहीं दिया है, अतीकुर ने दिया है। जिला महोदय अधीक्षक कन्नौज को सारी जो है एप्लीकेशन उन्होंने पहुंचाया है और अपने खाते का स्टेटमेंट भी पहुंचाया है। और 2,36,00,000 रुपए की रकम खाते में आई बताई जा रही है, वह ग्राम निधि का पैसा है। उक्त पैसे की जांच ग्राम निधि के खाते से मिलान कराया जा सकता है। बिना जांच कराए उक्त पैसे को फर्जी गेमिंग ऐप से जुड़ा पैसा दिखाया जा रहा है। उक्त पैसे से संबंधित सभी अभिलेख ब्लॉक में मौजूद है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट प्रयागराज में मेरे
भाई द्वारा याचिका दायर किया जा चुका है और जो पैसा बताया जा रहा है वह पैसा ग्राम सभा का पैसा है कार्य करने के लिए। आप निष्पक्ष जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी अलग। गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र के पांडे बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत मेवतियान मोहल्ले में रविवार दोपहर एक जर्जर मकान गिरने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। मकान की छत अचानक ढह जाने से 4 मजदूर मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस व प्रशासनिक टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से मलबा हटाया और घायलों को बाहर निकालकर गोंडा मेडिकल कॉलेज भिजवाया। इलाज के दौरान इमामबाड़ा निवासी मजदूर शफीक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य इंतजाम, गुफरान और साहिल घायल हैं और उनका उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही देवीपाटन मंडल के कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील, प्रभारी डीएम अंकिता जैन, एसपी विनीत जायसवाल सहित कई वरिष्ठ नेता मौके पर पहुंचे। कमिश्नर ने बताया कि मकान मालिक स्वयं जर्जर मकान को गिरवा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। कोई शहर में अभी हादसा हुआ है, आपके हॉस्पिटल में कितने लोग आए हैं, क्या स्थिति है, थोड़ा बताएं। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में अभी 4 लोग आए हैं, जिसमें 3 लोगों में गुफरान, इंजमाम और साहिल। ये 21-22 वर्ष की इनकी उम्र है। इनके चेहरे पे इंजरी है, एक के घुटने में इंजरी है और एक के थोड़े से फेस पे इंजरी है। तीनों पेशेंट स्टेबल हैं, इनका ट्रीटमेंट जारी है। एक पेशेंट जिसका नाम अभी पता नहीं है, अननोन करके है, वो ब्रॉड डेड आया है। इतनी सूचना अभी तक मिली है और इलाज जारी है। जर्जर बिल्डिंग गिरी है, कुछ लोग घायल हुए, क्या है? ये शहर में एक जगह है पांडेगंज, वहाँ पे हमें सूचना मिली कि कुछ लोग अपना मकान तोड़ के, मतलब मजदूर लगा के मकान तोड़ के पुनः मकान निर्माण का कार्य कर रहे थे। तो वहाँ पे तोड़ते हुए वह मकान गिरा, जिसमें 4 लोग दबने की सूचना मिली। सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन, पुलिस मौके पे पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से 4 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें से 3 लोग अभी अस्पताल में हैं, उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनके वाइटल स्टेबल हैं। एक जो है वो मृतक हो गए हैं। तो उसका नाम क्या नाम है जिसकी मौत हुई? जो घायल हैं उनका नाम है इंजमाम, गुफरान और साहिल, और जो मृतक है उनका नाम पता लगाया जा रहा है। कुछ और भी कार्रवाई की जा रही है कि सर कोई कमेटी गठित की गई है, कोई जर्जर मकान था उसको गिराने का काम चल रहा था, किस तरह से कुछ और भी जो कार्रवाई हुई है? वो लोग अपना मकान मतलब खुद ही लगा के, मजदूर लगा के गिरा रहे थे। तो देखते हैं, इसको देखते हैं, जांच करवाई जाएगी। प्राथमिकता हमारी ये है कि जो लोग आ गए हैं उनको पहले ध्यान देकर प्राथमिकता पर उनका उपचार किया जाए। यहाँ पर ये मेवातियान मोहल्ला है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। कौन सा मोहल्ला और यहाँ पे कोई घटना हो गई, क्या है पूरा मामला? ये मेवातियान मोहल्ला है गोंडा शहर का, और यहाँ पर एक व्यक्ति जिनका मकान जेनशीन जर्जर हो चुका था, वो उस मकान को गिरवा रहे थे स्वयं ही, और उसको गिरवाते समय जो मजदूर थे वो अंदर थे 4 लोग, और उसमें अचानक से छत गिर गई। स्वयं वो तोड़वा रहे थे, जर्जर होने की वजह से छत गिर गई, तो उसमें फिर 4 व्यक्ति दब गए। उन सभी 4 को निकाल लिया गया है। 3 व्यक्ति हैं जिन्हें सामान्य चोटें आई हैं, जिला अस्पताल उनको भेजा गया है। एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर है, उनको भी जिला अस्पताल चिकित्सा के लिए भेज दिया गया है। लोग थे सर उसमें? एक सर्वे कराया गया था, इसमें जर्जर भवनों को गिराने की बात की गई थी, उस पर किस तरह से अमल किया जा रहा है? देखिए, इसमें टोटल 4 लोग थे, और जो मलबा है अभी उसको उसमें और चेक करने के लिए, हालांकि ये तस्दीक हो गया कि 4 ही थे। SDRF की टीम भी यहाँ पहुँचने वाली है, वो फिर से रीचेक कर लेंगे कि कोई ऐसी और संभावना तो नहीं है कि कुछ इस व्यक्ति इसमें दबा हो। नहीं, अब कैजुअल्टी अभी कोई नहीं है। 4 व्यक्तियों को जिला अस्पताल भेजा गया है। इस हादसे की जांच में कोई कमेटी बनाई जाएगी? तो कैसे कई जर्जर मकान है शहर में? देखिए, जर्जर मकानों के लिए इस इशू को हम लोग दिखवा लेंगे, और पूर्व में भी इसमें जो कार्रवाई हुई होगी उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। आज दिनांक 14 सितंबर को थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र कोतवाली नगर अंतर्गत
मेवातियान मोहल्ले में एक जर्जर मकान की छत को 5 मजदूरों द्वारा तोड़ा जा रहा था, जो अचानक छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें 4 लोगों के दबे होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा तथा फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की सहायता से चारों दबे हुए लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, जिसमें 3 की स्थिति सामान्य है, उनको सामान्य चोटें लगी हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। एक व्यक्ति उसमें गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण के संबंध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ शिक्षकों का विरोध अब तेज हो गया। रविवार को शिक्षक संघर्ष समिति के नेतृत्व में जिले के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की अपील की। शिक्षकों ने ज्ञापन में स्पष्ट किया कि 2011 से पूर्व भर्ती हुए शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता थोपना अन्यायपूर्ण है। उनका तर्क है कि उस समय उन्होंने तत्कालीन नियमों के अनुसार चयनित होकर नियुक्ति पाई थी, इसलिए 15 वर्षों बाद नए मानकों को उन पर लागू करना अव्यवहारिक और अनुचित है। बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय शिक्षकों की मेहनत और योग्यता के साथ अन्याय है। शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजक सतीश पांडे ने आरोप लगाया कि सरकार ने कोर्ट में शिक्षकों का पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रखा, जिससे यह फैसला आया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो शिक्षक प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन स्वीकार करते हुए कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया जाएगा। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है कैसरगंज सांसद, क्या मांगे हैं और क्या अवसर मिला है? सतीश पांडे हमारा नाम है। संघर्ष शिक्षक संघर्ष समिति गोंडा की तरफ से आज हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि पूरे देश में पहले ऐसे सांसद हैं जिनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और अपनी बात रखी है कि 2011 के पहले जो भी शिक्षक हैं उनको टीटी अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि जिस सेवा काल में हम लोग थे जब उस समय सारी मानक हम लोग पूरा करके ही अपने नौकरी पाए हैं। अब 15 से 20 साल बाद अगर ऐसा आदेश आता है तो हमारी समझ से सुप्रीम कोर्ट भी जो है जल्दबाजी में फैसला दिया है। इसके लिए माननीय सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि हम लोग आपकी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और आप लोगों को शिक्षा क्षेत्र में कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। धन्यवाद। आप लोग आज कैसरगंज सांसद को ज्ञापन दिए हैं, क्या नाम है और क्या मामला है? पूरा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित कर दिया गया है कि सभी शिक्षकों को टेट अनिवार्य है, जबकि 2011 के पहले जितने भी अध्यापक नियुक्त हुए हैं एनसीईआरटी का आदेश था कि उनको टेट की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग की जो नियुक्ति हुई थी उस समय हम लोग विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से नियुक्ति हुई थी और विज्ञापन के दौरान जो अर्हता सरकार द्वारा मांगी गई हम लोग सारी अर्हता को पूर्ण कर रहे थे। पूर्ण करने के बाद हम लोग की नियुक्ति हुई थी और ये जो आदेश पारित हुआ है कहीं न कहीं ये भारत सरकार के जो अधिकारी हैं गलत ढंग की पैरवी और सही ढंग से पक्ष न रखने के कारण सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है। इसी संबंध में आज हम लोग माननीय सांसद कैसरगंज करण भूषण सिंह के पास आए थे। शिक्षक संघर्ष समिति के द्वारा हम लोग ने अपना एक मांग पत्र सौंपा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को ये अवगत कराया जाए। इससे बहुत से परिवार प्रभावित हो रहे हैं, लगभग 20 लाख नौकरी जा रही है, बहुत से शिक्षकों का क्या नाम है आत्महत्या कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर एक विचार करें और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दाखिल करें कि जिससे इस समस्याओं को निराकरण हो सके। क्या आश्वासन मिला? माननीय सांसद जी द्वारा आश्वासन मिला कि हम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और शिक्षकों का हित नहीं होगा। क्या आश्वासन दिया? देखिए, आज मुझे शिक्षकों के द्वारा एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और मैं अपने तरफ से प्रयास करता हूं कि क्या इसमें आगे हम सब कर सकते हैं जिससे कुछ शिक्षकों को राहत मिले। लोगों की मांगे है कि बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। नहीं, मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। जैसे ये मामला बहुत बड़ा है और वाकई में अब जो ये लाखों शिक्षक इससे प्रभावित होंगे, ये टीईटी जो अनिवार्य कर दिया गया है
तो इसमें मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री तक बात पहुंचे और कुछ राहत इसमें मिले। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। संभावित उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजद के संभावित उम्मीदवार इंजीनियर रमेश कुमार ने अस्थामा विधानसभा क्षेत्र से मीर नगर गाँव का दौरा किया, जहाँ ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। रमेश कुमार ने मीर नगर पहुँचकर सभी वर्गों के ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें जीत का अवसर देती है तो वे अस्थामा में भ्रष्टाचार को मुक्त और विकासशील विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने उन्हें टिकट मिलने की संभावना जताई है और वे राजद के कोटे से चुनावी मैदान में उतरने की उम्मीद कर रहे हैं। मीरनगर के ग्रामीणों पुरुषोत्तम कुमार, देवनंदन प्रसाद, सिया रामदास और रामाश्रय प्रसाद ने कहा कि रमेश बाबू गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या जान रहे हैं, जो अब तक किसी विधायक ने नहीं किया। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक वे किसी बाहरी या मौसमी नेता को नहीं बल्कि जमीनी नेता रमेश कुमार को जीत दिलाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व विधायक केवल वोट के समय दिखाई देते हैं, जबकि रमेश बाबू चुनाव से पहले ही विकास का रोड मैप लेकर लोगों के बीच आए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए रमेश कुमार ने कहा कि वे सरकार की नीतियों और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय में जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर रिश्वत की खुलेआम वसूली होती है, जिसे वे खत्म करना चाहते हैं। अस्थामा में इस बार परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन की लहर इस तरह से बढ़ चुका है कि किसी भी हालत में सत्तारूढ़ दल किसी भी हालत में यहाँ जीत की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। इस बार परिवर्तन होगा। यहाँ की जनता, आवाम ने मूड बना लिया है। महागठबंधन को इस बार जिता करके अस्थामा से भेजना है और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना है। भ्रष्टाचार मुक्त अस्थामा बनाने के लिए यहाँ के आवाम ने मन बना लिया है, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। जहाँ तक मैं घूम रहा हूँ विभिन्न गांवों में, हर गांव से एक ही आवाज़ आ रहा है कि इस बार बदलाव जरूरी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का प्रभाव है इस इलाके में, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, नीतीश कुमार का प्रभाव तो था, अब आज की डेट में हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिहार की सरकार, हमारे अस्थामा के जो माननीय विधायक हैं, अस्थामा पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। अस्थामा विकास की गति में बहुत पीछे है। आज तक अस्थामा के इर्द गिर्द कोई मेडिकल की अच्छी सुविधाएं नहीं है। शिक्षा के लिए कोई बढ़िया स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। आज भी यहाँ के लोग पढ़ने के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। रोजगार की हालत दिन प्रतिदिन और बद से बदतर होती जा रही है। रोजगार के लिए लोग पलायन का रास्ता अपना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं अपने घर से, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से दूर रहूं, लेकिन हालात इस तरह का यहाँ सरकार ने बना रखा है कि मजबूरी में लोग यहाँ से पलायन करते हैं। आपकी दावेदारी किस रूप में होगी? मैं निश्चित रूप से मौजूदा सरकार के विरोध में अपनी दावेदारी महागठबंधन से कर रहा हूँ। आरजेडी से निश्चित रूप से महागठबंधन में जिस भी पार्टी को ये सीट जाएगी, मैं उससे अपनी दावेदारी पेश करूंगा। मीर नगर विधानसभा में ये अस्थामा विधानसभा विधानसभा में क्या इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मन बनाए गाँव के लोग? परिवर्तन चाहते हैं सर। वो लोग आते भी नहीं, कभी देखने झांकने तक नहीं आते हैं। रमेश बाबू में क्या गुण आपको लग रहा है कि रमेश बाबू बेहतर होंगे इस क्षेत्र के लिए? अभी तो उतना मतलब ये नहीं है, उनसे संपर्क नहीं है, लेकिन बेहतर करेंगे, उम्मीद है आपको? उम्मीद है। चलिए, क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार का नेगेटिव क्या है बताइए बिहार के लोगों के लिए? विपक्ष, जो आदमी सबल है, अगला जो काम करेगा वो अभी से ही आप लोगों को थोड़ा घूम घाम करके सेटिंग करना है, क्योंकि एगो हवा बना दिया है कि लालू जी हैं, लालू कुमार आया, लालू यादव का पार्टी से आएगा तो वो डकैत हो गया है।
अरे आपकी जहाँ जनसंख्या है आप डकैत हो जाइएगा, बदमाश हो जाइएगा। जिसकी जहाँ जनसंख्या है सब बदमाश। क्या सर, क्योंकि आपका तो उम्र भी ज्यादा है। मेरा उम्र ज्यादा है, आपसे ज्यादा थोड़े। नहीं सर, हमसे ज्यादा है सर। क्या बात करते हैं आप। अस्थामा विधानसभा क्या लगता है आपको, परिवर्तन होगा? परिवर्तन लोग करेंगे। आप भी एक मतदाता हैं। हाँ, हम एक मतदाता है। जहाँ तक संभव है हम विपक्ष को ही साथ देते हैं, चाहे वो हारे या जीते। नीतीश कुमार काम किए हैं, बहुत भारी काम किया, देखते हो ने लोग यहाँ पर बोले नहीं, जो ब्लॉक से ज्यादा संपर्क बेचारे को काम है वो काम किया है। जाति निवास और फलान टकान तो इसे वो 10,000 देने का एगो निकास नहीं है। यहाँ तो बहुत तरह का समस्या है। जितना भी इधर बिल्कुल क्यों दीदी कह रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो काम सब कर रहे हैं, तो उनका जो है प्रतिनिधियों ने काम कर रहे हैं, इस गाँव आते भी नहीं है, काम क्या करें। क्या लगता है उम्मीदवार आपके निकट? हाँ, ठीक ठाक है, ठीक है। अगले साल भी थे, अगले बार 2020 में भी थे, तो ठीक ठाक। हाँ, इनको टिकट मिल जाएगा तो इनका विजय। नोएडा से खबर है, जहां सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन गौतम बुद्ध नगर कमेटी का त्रिवार्षिक 9वां जिला सम्मेलन 21 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंबेडकर भवन सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। इसके मद्देनजर सीटू जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक सीटू कार्यालय सेक्टर 8 नोएडा में आयोजित की गई, जिसमें सम्मेलन की तैयारी और प्रचार अभियान को तेज करने पर चर्चा हुई। सीटू जिला अध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि इस सम्मेलन में पिछले 3 वर्षों से कामकाज की समीक्षा के साथ आगामी 3 वर्षों की योजना तय की गई। नई जिला कमेटी का चुनाव भी किया जाएगा। साथ ही जिला के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कर संघर्ष की रूपरेखा भी बनाई जाएगी। बैठक में सीटू दिल्ली NCR राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र गौड़, महासचिव PV अनियन सहित कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के नेतृत्व में नजीबाबाद क्षेत्र में अकबरपुर चौगावा एवं ग्रामीण ने राशन डीलर पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने डीलर पर प्रति यूनिट केवल 4 किलो राशन देने, गरीबों के राशन यूनिट कटवाने और समय पर खाद्यान्न वितरण न करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश किसान मजदूर सभा के उपाध्यक्ष शमशाद हुसैन ने ग्रामीणों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर संगठित होने और संघर्ष करने की सलाह दी। उन्होंने स्मार्ट मीटर योजना में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने और विधवा तथा विकलांग पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की। प्रदर्शन में कई ग्रामीण मौजूद थे, जिन्होंने राशन वितरण में सुधार और राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जो केंद्र सरकार के द्वारा फ्री राशन गरीबों को दिया जा रहा है, वो राशन यहाँ गरीबों को ये समझिए नाम मात्र को मिल रहा है। जिसके 5 यूनिट है तो उसे 3 का मिल रहा है, जिसके 7 यूनिट है उसे 4 का मिल रहा है। कभी भी किसी भी गरीब के राशन कट जाता है, कई महीने तक वो जुड़ नहीं पाता। KYC कई बार करा ली गई है, उसके बाद भी KYC के नाम पे गरीब को राशन नहीं मिल रहा और गरीबों का यहाँ राशन जो है वो डीलर के द्वारा ब्लैक में बेचा जा रहा है। दूसरी, गरीबों के शौचालय नहीं है, गरीबों के आवास नहीं है। तीसरी बात, राशन का मामला कि गरीब जिसके बाप का राशन बना है, जिसके 4 लड़के जवान हो गए, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। मनरेगा में लोगों को काम नहीं है, लोगों ने का कहना है। नरेगा की तो हमको बिना किताब, तो नरेगा का जॉब कार्ड नहीं है और जॉब कार्ड में लोग बताएंगे कितने पैसे आपसे लिए जाते हैं जॉब कार्ड के। 500 जॉब कार्ड। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम ईसोपुर निवासी पूजा पत्नी सुनील अपने जानवरों के लिए चारा लेने गई थी, जिस पर गुलदार ने हमला कर दिया। घायल अवस्था में पूजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पूजा को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने DFO कार्यालय पर शव रखकर हंगामा किया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में गुलदार के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिस पर लोगों ने DFO के विरुद्ध भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है।
बिजनौर के सेवहारा से खबर है, जहां रोटरी क्लब संपूर्ण द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में क्षेत्र के 42 श्रेष्ठ अध्यापकों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम बिड़ला पब्लिक कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित की गई, जहां अध्यापकों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्लब संरक्षक डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि अध्यापक समाज का आईना होते हैं और वे अपने शिष्यों को उच्च ज्ञान प्रदान करते हैं। उनका सम्मान समाज की अच्छी सेवा है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों का दर्जा भगवान से ऊपर होता है और उनका समर्पण किसी भी सम्मान से कहीं अधिक है। क्लब के सचिव समीर रस्तोगी व रीता अग्रवाल ने संयुक्त संचालन में कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत के साथ किया। इसके उपरांत बिड़ला कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने संगीत अध्यापक स्नेहा के नेतृत्व में सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के प्रधानाचार्य सील सिंह ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और अध्यापकों के योगदान की सराहना की। संगीत शिक्षा स्नेहा द्वारा प्रस्तुत गीत ने सभी को भाव विभोर कर दिया। यह कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित शिक्षकों को सम्मान देने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल साबित हुआ। आज रोटरी क्लब हमारे रोटरी क्लब संपूर्ण की तरफ से सभी रोटेरियंस ने जो समाज को एक दिशा और दशा देने वाले गुरु होते हैं, उनको हमने सम्मानित करने की कोशिश की है। ये एक छोटा सा प्रयास है। वो जो शिक्षक इस सम्मान को लेने आए, हम सब उन लोगों का धन्यवाद देते हैं। और प्राइमरी स्कूल फर्स्ट के सुनील कुमार जी, जिनको मुख्यमंत्री जी और हमारी शिक्षा मंत्री जी ने अभी सम्मानित किया है शिक्षक दिवस पर, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो सुनील जी को अवार्ड मिला है, उसमें पूरी सभी जो स्कूल के शिक्षक हैं उनका सभी का एक योगदान रहता है और वो इसी तरीके से आगे बच्चों का ध्यान रखते हुए बच्चों को पढ़ाते रहें, उस शिक्षा देते रहें और मार्गदर्शन करते रहें। यही मेरी शिक्षकों से अपील है कि वो बच्चों को अच्छे मार्गों पर चलना सिखाएं, अच्छी शिक्षा का ज्ञान दें। धन्यवाद। जिला के थाना नहटौर क्षेत्र अंतर्गत नूरपुर रोड स्थित एक लाइसेंस धारी पटाखा फैक्ट्री में रविवार को अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि फैक्ट्री कर्मचारियों और फायर सर्विस की सतर्कता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना ग्राम आंकू के पास स्थित अनुभव वर्मा पुत्र सुधीर वर्मा की पटाखा फैक्ट्री में हुई, जो मोहल्ला हलवाइयान नहटौर के निवासी हैं। बताया जा रहा है फैक्ट्री में काम करने के दौरान पटाखे की तिल्ली के पटाखे से कुछ पेटियों में आग लग गई। फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों ने तुरंत फायर सर्विस को सूचना दी और मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने मदद की और आग पर काबू पाया। अधिकारियों के अनुसार घटना में कोई जनहानि या विशेष नुकसान नहीं हुआ है। स्थिति अब पूरी तरह से सामान्य है। फैक्ट्री का लाइसेंस जुलाई 2030 तक वैध है और सभी नियमों का पालन भी किया जा रहा था। थाना नेटौर का एक प्रकरण संज्ञान में जिस संबंध मुख्य क्षेत्र अधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 14/9/25 को अपराह्न 12:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना नेटौर की आकू चौकी के पास स्थित एक पटाखा भंडारण स्थल और फैक्ट्री में आग लग गई है। इस संबंध में पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा व जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि पटाखा फैक्ट्री या भंडारण स्थल अनुभव वर्मा का है और जिनके पास 5 जुलाई 2030 तक का वैध लाइसेंस मौजूद है और उनकी भंडारण स्थल पर भी पर्याप्त सुरक्षात्मक उपकरण थे, जिसके चलते उनके द्वारा प्रथमतया स्वयं ही आग पर काबू पा लिया गया था। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। महुआ से खबर है, जहां जदयू की ओर से रविवार को अपनों से अपनी बात कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन शक्ति उत्सव हाल महुआ में किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व महुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और जदयू नेत्री डॉक्टर आसमा प्रवीण ने किया। अपने संबोधन में डॉक्टर आसमा प्रवीण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अल्पसंख्यकों का सच्चा हितैषी बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा, रोजगार और विकास को लेकर अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टी राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद ने हमेशा मुसलमानों को MI समीकरण के नाम पर ठगा है और सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर वोट लिया है।
अब समय आ गया है कि समुदाय एकजुट होकर एनडीए उम्मीदवार को जिताए। सम्मेलन में उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी डॉक्टर आसमा प्रवीण को समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि महुआ की जनता एक बार फिर उन्हें मौका दे, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि बड़े राजनीतिक दलों ने अब तक मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन टिकट देने या नेतृत्व देने से परहेज किया। कार्यक्रम में स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। वक्ताओं ने कहा कि अब जनता जागरूक हो चुकी है और वह केवल भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि विकास और नेतृत्व को देखकर वोट देगी। यह सम्मेलन जदयू की उस रणनीति का हिस्सा बनता जा रहा है जिसके तहत पार्टी अल्पसंख्यक मतदाताओं को जोड़ने और आगामी चुनाव में मजबूत समर्थन सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। इस कार्यक्रम के बारे में मुझे कल रात में सूचना मिली कि इस तरह का कार्यक्रम कुछ अपने भाई लोग दोनों ब्लॉक महुआ और चेहरा कला आयोजन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं हम लोग कि आप उस बैठक में आप भी शामिल हो, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि इन लोग का अपना बैठक था कि बहन आसमा परवीन के लिए समर्थन देना चाहते हैं। जो डॉक्टर आसमा परवीन किसी वजह से चूक गए थे, ये लोग हो सकता है बीच में मदद ना किए हो, तो उसका पछतावा इनको है और मदद के लिए बस ये किए थे, बैठक कर रहे थे कि समर्थन देंगे। नेता नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए जो काम किए, मुसलमानों के लिए जो काम किए, उससे प्रभावित होकर सारे लोग आ रहे हैं और मदद की उम्मीद से ही कि भले ही वो एनडीए के प्रत्याशी हो, लेकिन फिर भी हम लोग मदद करेंगे। अभी जो है कि विपक्ष द्वारा वोट जोड़ गद्दी छोड़ का नारा लगाया जा रहा है, हर जगह रैली, क्या लग रहा है कि इस प्रकार का क्या मुद्दा? ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इस तरह की कोई मुद्दा ही नहीं है। और आप जाके पंचायतों में अध्ययन करिए। मैं तो महुआ के 34 पंचायत और 33 नगर परिषद में हर जगह गई, लोगों से पूछी कि क्या आपका नाम कट गया है, क्या आपका नहीं है वोटर लिस्ट में आना? लेकिन नहीं दीदी, हम सबका नाम है। सब लोग का ये किया गया, एक एक दरवाजे पे भी लोग खुद जाके जोड़ने का काम किए। जो भाई दूर में थे, जो कि घर से परदेसी भाई थे, जो अपने रोजगार के इस सिलसिले में बाहर थे, वो ऑनलाइन करा के अपने आप को वो वोटर आई कार्ड उनका बनने का काम हुआ है। तो इस तरह का विपक्ष और कर क्या सकता है जब देख रहा है कि एनडीए गठबंधन इतनी मजबूत है, इतनी सशक्त है और ये लगातार केंद्र में और बिहार में दोनों जगह विकास हो रही है और निरंतर लोग जुड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, 400 वृद्धा पेंशन था और वृद्धजनों का पेंशन, उसको बढ़ा के नेता ने 1100 देने का काम किया। उसके साथ साथ 125 यूनिट बिजली फ्री और तो और अब हमारी जो माता और बहनें थी उनको 10,000 रुपया देने का काम सरकार कर रही है और उनको रोजगार के लिए उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए उनको 2 लाख का और भी राशि दिया जाएगा, जो कि ब्याज ऋण मुक्त होगा। हम लोग हमारे नेता काम में विश्वास करते हैं। मैं नेता की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मैं भी काम में विश्वास करती हूँ। हम लोग प्रचंड बहुमत से आएंगे, बिहार में हमारी एनडीए की सरकार बनेगी। सिद्धार्थनगर जिला के डुमरियागंज तहसील में बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से ड्रोन उड़ने तथा चोरी की घटनाओं को लेकर अफवाहें तेजी से फैल रही थी, जिससे स्थानीय लोगों में भय और भ्रम का माहौल बन गया था। इन अफवाहों को नियंत्रित करने और स्थिति स्पष्ट करने के लिए आज उप जिलाधिकारी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उप जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि ये सारी अफवाहें पूरी तरह से निराधार है। पुलिस प्रशासन लगातार क्षेत्र में रात्रि गश्त कर शांति व्यवस्था बनाए में जुटा हुआ है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे कानून को अपने हाथ में ना लें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में संचालित सभी ड्रोन संचालकों को पंजीकरण कराने का आदेश भी दिया गया है। चोरी की घटनाओं को लेकर की गई शिकायतों की जांच में अधिकतर सूचनाएं गलत और भ्रामक पाई गई हैं। हालांकि पुलिस सभी शिकायतों की गंभीरता को लेकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। सर, आज आपने पत्रकार वार्ता की है, पत्रकार लोगों के साथ बैठक की है, क्या मामला है, किन मुद्दों को लेकर आपने बैठक की? सर, प्रथम मामला ड्रोन से संबंधित है। बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी और जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जितने भी ड्रोन संचालक हैं सभी अपने ड्रोन का पंजीकरण कराएं। पंजीकरण कराने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में उनको एक प्रार्थना पत्र देना होगा और वो प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र होगा कि किसके लिए वो ड्रोन उड़ाने की मंजूरी दे रहे हैं
और किसी निजी ताकझाक और ड्रोन का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। ये जो चोरी की अफवाह सब लगातार फैल रही है, उसके बारे में क्या है? जैसा कि आप खुद अपने प्रश्न में ही कह रहे हैं कि चोरी की अफवाह हो रही है, तो मेरा ये मानना है कि चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं पुलिस उसको दर्ज कर रही है और बड़ी संख्या में ऐसे घटनाएं हैं जो कि गलत पाई गई हैं। तो जितनी भी घटनाएं हैं वो दर्ज की गई हैं। आप लोगों से प्रेस के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि व्यापक प्रचार प्रसार करें और किसी प्रकार के अफवाह रोकने में मदद करें। कई मामलों में देखा जा रहा है सब दोस्त पीटे जा रहे हैं, कहीं पागल पीटे जा रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है? इस प्रकार की घटना मेरे संज्ञान में नहीं है। हम सीओ साहब से बात करके आप लोगों को अवगत कराएंगे। सियोहारा से खबर है, जहां थाने पहुंचकर एक युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने वे मुश्किल प्रयासों से युवक को दबोच लिया। घटना दोपहर 2:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि युवक अर्जुन चंद्रा अपने विरुद्ध एक महिला द्वारा दर्ज की गई दुराचारी से संबंधित तहरीर से परेशान चल रहा था। युवक का कहना है कि बार बार पुलिस उसके घर पर जा रही थी और वे परेशान कर रही थी, इसलिए उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसी कारण उसने घटना को अंजाम दिया। महिला कर्ज वापसी मांग रही थी। इसी बात को लेकर लंबे समय से भी बात चल रहा था। पुलिस का कहना है कि महिला ने 4-5 दिन पहले उसके विरुद्ध दुराचार की एक तहरीर दी थी। अर्जुन चंद्रा का कहना है कि महिला कह रही थी कि वह अपने पिता का कर्ज चुका दे वरना मैं उसे बंद करा दूंगी। इसी बीच उसने बोतल का पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क लिया। जैसे ही पेट्रोल अपने ऊपर डाला, पुलिस के एक दरोगा और सिपाहियों ने दौड़ाकर उसे दबोच लिया और हिरासत में ले लिया। इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय कुमार पांडे का कहना है कि युवक के विरुद्ध महिला द्वारा दुराचार से संबंधित तहरीर दी गई है। युवक को हिरासत में ले लिया गया है और उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छाया चंद्रा है और कुछ लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और कुछ लोग हमारे यहाँ घर पर आए, उन्होंने मतलब कि हमारे भाई को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। इस मसले में हमारे पापा भी ख़त्म हो चुके हैं और मतलब धमकी देते हैं वो लोग आकर, झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं घर पे आकर और मार पिटाई भी करते हैं वो लोग और पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की है इस मामले में। आज क्या मामला हुआ? आज तो कुछ लोग पुलिस वाले आए, उन्होंने धमकी दी भाई को और भाई ने आत्महत्या करने की कोशिश की। कहाँ पर? हिंदू चौधरी मोहल्ले थाने के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की, थाने के सामने। अब क्या चाहते हैं? कौन कौन है? अब जगदीश वर्मा ने ये सारा मतलब करा रखा है, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। हमारे घर 2 औरतें आती है, वो बहुत ज़्यादा करती है भाई के साथ, बदतमीजी करती है बहुत ज़्यादा और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही।